इसी विषय पर अब चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर आशीष जायसवाल इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। और डॉक्टर आशीष, सबसे पहले तो ये जो नई चिंता है, ये जो विश्व भर के लिए, WHO के लिए शायद चिंता है, भारत के लिए चिंता है, लेकिन चीन को ये सामान्य लग रहा है, तो इस विषय में आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि WHO अगर चिंता कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और चीन इसे अगर सामान्य कह रहा है तो क्यों कह रहा है? देखिए, हमें तो हर समय चीन से इंफॉर्मेशन ना देने का हर समय डर रहता है। चाइना, जब भी आप चाइना को देखेंगे, केवल मेडिकली नहीं, कोई भी इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी हो, कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हो, ये अपने जो जो भी चीजें हैं वो प्रॉपर कभी भी किसी इंडिया में या किसी भी कंट्री को नहीं देता। इस कारण से एक हर समय चाइना के लिए डर हर समय बना रहता है। पर जिस तरीके के लिटरेचर्स आ रहे हैं, जो न्यूज आ रही है, जो मेडिकल फ्रेटर्निटी में न्यूज आ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी इसके लिए वरी होने की जरूरत है। देखा जाए तो अभी पहले तो ये था कि सार्स कोविड जो अपन H9N2 का वेरिएंट लग रहा था, मगर इसमें ये मिक्स ऑफ इन्फेक्शन है। इसके अंदर माइक्रोप्लाज्मा भी है, रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शन भी है, और नॉर्मल इन्फ्लुएंजा की, ये चारों का मिक्स इन्फेक्शन है, जिसके कारण चाइना में अभी ये सर्ज हुई है। कोई बहुत डेथ्स की रिपोर्ट वहां से आ नहीं रही है। तो ऐसा मुझे लगता है एट दिस मोमेंट हमें घबराने और पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मगर हाँ, क्योंकि 4 साल पहले भी ये कुछ ऐसे ही स्टार्ट हुआ था, जो बाद में बड़ा ही विकराल रूप ले लिया था। इसे थोड़ा सा हमें हर चीज को ध्यान देने की जरूरत है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट या WHO ने इसको अपने साधा है और सबको बोला भी है कि जो जो कुछ चीजें उसको अपन करें। अगर आप इंडिया की बात देखेंगे तो इंडिया में भी इस समय वायरल इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है। अभी जो हैदराबाद और बेंगलुरु में बहुत ज्यादा केसेस बढ़े हैं, और जहां उनमें जो डाटा आ रहा है उसके अंदर भी ना H3N2, इन्फ्लुएंजा, RSV या विक्टोरिया ग्रुप ऑफ वायरसेस जो है, इनके ही मामले, मिक्स मामले आ रहे हैं। और अभी तक पैनिक होने की जरूरत नहीं ना, क्योंकि ये इस समय ये इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन इंडिया में भी फैलते हैं। और इंडिया में दो और कारण है जो इसके साथ होता है कि आपको पता है कि इस समय जो ये वेदर होता है, ये एलर्जिक का भी वेदर होता है, एलर्जी भी बहुत बढ़ती है। तो जो हमारे बच्चे हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है, जिनको एस्थमा है या राइनाइटिस है, साइनसाइटिस है, या जो रिएक्ट, ये इसी समय बढ़ते हैं। तो बहुत बार ना, और इसको डिफ्रेंशिएट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वायरस ही इस चीज को प्रेसिपिटेट या बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप डाटा देखेंगे एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का इंडिया में, तो एक स्टडी है, ऑल्दो 3 साल पुरानी स्टडी है, उसके अंदर देखा गया 60% की प्रिविलेंस इस समय होती है। मतलब हर 10 में से 6 बच्चे को इस समय गांव या शहर दोनों में प्रॉब्लम होती है। शहर में ये 65% है, गांव में 53% है। यानी इस समय वायरल इन्फेक्शन इंडिया में भी होते हैं, जो कि हमको पता है। आजकल हमारी OPD सारी की सारी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की बच्चों की भी बहुत बढ़ी हुई आ रही है। एक तीसरा जो इंपॉर्टेंट काज इस समय होता है, वो है इस समय जो है वो है पॉल्यूशन। हमको पता है जैसे एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा, वैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि जो सारे के सारे वायरस होते हैं वो हमारे चारों तरफ ही घूमते रहते हैं, पर्कुलेट करते रहते हैं, जिसके कारण ये प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। यानी एयर पॉल्यूशन का बढ़ना, या वायरल का थ्रेट, जो नॉर्मल थ्रेट इस समय बढ़ना, या जो एलर्जी का बढ़ना, जब ये सारे के सारे फैक्टर्स मिल जाते हैं, जिसके कारण ही ये सारी की सारी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, और हम लोग को इतने ढेर सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं। एट प्रेजेंट बहुत जल्दी है कुछ भी कमेंट करना, बट कोई ऐसी पैनिक होने की जरूरत नहीं ना। मगर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर है, आशीष, हम पैनिक नहीं करेंगे, लेकिन दरअसल हम इतिहास देख चुके हैं चीन का ऐसा कि उसने पूरे विश्व की जान लेने पर वो तुल गया। उसने कोविड को लेकर इंफॉर्मेशन छुपाए, उसने कोविड को भी बड़ा सामान्य बताया था, लेकिन उसके बाद ग्लोबली कोविड की वजह से जो हजारों जाने गए, वो उन जानों के, हम तो उसको जिम्मेदार ठहराएंगे सीधा सीधा, वो भले ही नकार हो। तो अब जो कुछ नए, ये जो चीन में फैल रहा है, जो इन्फॉर्मेशन आपकी फ्रेटर्निटी में मिल रहे हैं, कि क्या ये सामान्य लग रहा है कि मौसम परिवर्तन है, क्या वहां के क्लाइमेट के हिसाब से कॉमन है जो बीमारी हो रही है, या फिर नहीं है? भारत में हो रहा है क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है, लेकिन क्या वहां पर इस समय इस तरह की चीजें होना, फेफड़ों से संबंधित, सांस लेने में दिक्कत, क्या ये कॉमन है या नहीं है, ये और कितने ये सीरियसली हम कॉमन इसको है। देख रहे हैं? जी जी। हाँ, ये देखिए कॉमन है सर। एक्चुअली क्या हुआ, अभी 3-4 साल तक पूरे रिस्ट्रिक्शन चीन में नहीं हटे थे। चाइना में पिछले साल ही सारे रिस्ट्रिक्शन हटे थे। तो जो इस बार का जो सीजन है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन चाइना में नहीं है। तो क्योंकि पहले रिस्ट्रिक्शन थे, अब रिस्ट्रिक्शन भी सारे खत्म हुए, इसलिए भी हमें ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। पर जो वहाँ की इपिडेमियोलॉजी है, मतलब कौन से वायरस आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से नॉर्मल वेरिएंट है, नॉर्मल वायरस भी आ रहे हैं। पर प्रॉब्लम आपने जो बोला वो सही है कि क्या ये चाइना जो रिपोर्ट दे रहा है पूरे वर्ल्ड को, ये सही है कि नहीं सही है, ये क्वेश्चन मार्क है। पर जो रिपोर्ट अभी आ रही है उसके हिसाब से ये नॉर्मल वेरिएशन है, नॉर्मल वायरस है, हर सीजन में होते हैं। क्योंकि रिस्ट्रिक्शन उन्होंने अभी हटाई है इस साल अपने को दिखने लग गया। इसीलिए देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हम लोगों को जो जेनेटिक स्टडीज करना। यानी इंडिया में भी अब जैसे ही कोई वायरस है, जो इमीडिएटली, जैसा आपने बोला, गवर्नमेंट ने भी बोल दिया कि गवर्नमेंट में सैंपल जाए, और गवर्नमेंट में सैंपल में इसकी जीन टेस्टिंग हो कि कौन सा वायरस है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम इसको बहुत
युद्ध स्तर पे नहीं करेंगे, तब तक हमें सही पता नहीं चलेगा कि किस वायरस में क्या म्यूटेशन है। हर सीजन में सर वायरस आता है, हर सीजन में म्यूटेशन होता है। देखिए इसीलिए जो वैक्सीन भी हम बच्चों को लगवाते हैं इन्फ्लुएंजा शॉट, वो भी हर साल नए स्ट्रेन की आती है। क्यों? जो स्ट्रेन पॉपुलर होता है, जो स्ट्रेन सबसे प्रीडोमिनेंट होता है, उसी की वैक्सीन बनती है और वही वैक्सीन हम हर साल लगाते हैं। तो ये स्टडी करना इंडिया में थोड़ा सा वायरल स्टडी थोड़ा सा पीछे है, पर कोविड के बाद हमने नए लैब बनाए, इनसा कॉग इतना बढ़िया काम कर रहा है, जगह जगह लैब बन रहे हैं और सब जगह देखिए बायो सेफ्टी 4 लैब बन रहे हैं। इंडिया में इस समय सबसे मैक्सिमम लैब बन गए हैं जहां पे वायरल की टेस्टिंग और इनकी जेनेटिक टेस्टिंग और जो उनका जीनोटाइप ऐसे होता है। सो आई थिंक घबराने की बात ही ना, थोड़ी अपनी को टेस्टिंग को इम्प्रूव करना है। बच्चों में जैसे सिम्टम्स, देखिए सिम्टम्स क्या है, बच्चों को कफ आ रहा है, फीवर आ रहा है, बॉडी एक है, सोर थ्रोट है, बड़े कॉमन सिम्टम है, एलर्जी में भी हो सकता है, अस्थमा में भी हो सकता है, वायरल में भी हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप सेल्फ मेडिकेट ना करें, अपने डॉक्टर को जल्दी से जल्दी दिखाएं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे बार बोलते थे हैंड हाइजीन सबसे इंपॉर्टेंट होती है वायरल में। हैंड वॉश करें, अपने मुंह को बार बार न छुए, अगर रनिंग नोज स्नीजिंग है तो फिर फटाक से मुंह अपना कर ले, थोड़ा अपने को आइसोलेट कर ले, इसी से ही इसका बचाव हो जाएगा। आगे बहुत ज्यादा इसके लिए वरी करने की जरूरत नहीं है। और जो बच्चों को, जो जिनको एलर्जी या अस्थमा ऐसे बच्चे, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट दे, या जो ओल्ड एज है, जो एट रिस्क पेशेंट है, किडनी ट्रांसप्लांट, लंग के, हार्ट के, किडनी के, ये सब पेशेंट अपना वैक्सीनेशन जरूर ले जो इन्फ्लुएंजा शॉट होता है, क्योंकि क्रॉस रिएक्टिविटी होती है, बहुत से वायरस को भी ये बचाने में भी हेल्प करता है। तो वैक्सीनेशन हो गया, अपनी प्रॉपर हाइजीन हो गया, अपनी नॉर्मल डाइट, फ्लूइड, ढेर सारा पानी पीना, अगर हम इतना ही करते तो हम इसको फिर से डिफीट कर लेंगे, वरी करने की बात नहीं है। क्या आपने बताया कि क्या क्या लोगों को करना चाहिए। मास्क भी, एक तो दिल्ली में पॉल्यूशन भी बहुत है, दिल्ली एनसीआर में तो कम, जहां पर पॉल्यूशन हो इसी बहाने मास्क पहन लेंगे। मास्क एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है, आपको लगता है ऐसे में? नहीं सर, देखिए अगर जहां तक पोल्यूशन की बात है, क्योंकि पोल्यूशन के कारण बहुत दिक्कत है, तो मास्क का बहुत रोल नहीं है। इनफैक्ट जो ये वायरस भी, जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, डेफिनेटली इसमें मास्क का बहुत रोल है। और अगर अगर घर में कोई जिस को इन्फेक्शन है, उसको मास्क जरूर लगाना चाहिए ताकि ये दूसरे को स्प्रेड ना करे। पर फिर भी हमने ये देखा, क्योंकि जिस तरीके से मास्क लगाने का जो टेक्निक होना चाहिए वो बहुत बार फेल हो जाती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो डेफिनेटली हमें इसको और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, और मास्क से वायरल में फर्क मिलेगा, पोल्यूशन में बहुत फर्क नहीं मिलेगा। जो लोग ऑलरेडी, जिनको लंग से जुड़े हुए इन्फेक्शंस हैं, और उनके बारे में कि वो क्या एहतियात और कर सकते हैं, स्पेशली सर्दियों के हिसाब से कोई स्पेशल डाइट, क्योंकि कई लोग इतना पानी नहीं पीते हैं, कम पीते हैं, तो सर्दियों के लिहाज से पहला तो डाइट, और दूसरा ये कि कैसे बच्चों के लिए ही ये हानिकारक हो सकता है या बुजुर्गों और युवाओं के लिए आपको क्या सुझाव उनके लिए कि उनको ज्यादा खतरा नहीं है? देखिए, जो हमें सबसे पहले देखना कि एट रिस्क पॉपुलेशन क्या है। तो एट रिस्क पॉपुलेशन बच्चे हैं, एट रिस्क पॉपुलेशन वो बच्चे और भी हैं जिनके अंदर रह रह के वायरल इन्फेक्शन, जो एस्थमेटिक पेशेंट है। अगर आप इंडिया का डाटा देखेंगे, हर 3 में से एक बच्चे को कोई ना कोई एलर्जी या कोई अस्थमा या कोई राइनाइटिस के सिम्टम्स आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ हम लोग की जो लाइफस्टाइल या जो पॉल्यूशन के कारण है। तो ये बहुत कॉमन हो गया है। तो ऐसे में बहुत जरूरत हो जाती है पेरेंट्स के लिए भी कि बच्चे को आइसोलेट करे, उसकी डाइट पे ध्यान दे। डाइट में ऐसा कोई बहुत बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। डाइट जो कि अलग अलग कलर्स के फ्रूट्स की हो, जिसमें ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हो, जो कि हमारी इम्यूनिटी को और जो हमारा सर्ज होता है उसको कम कर सके। हमें जरूरत है डाइट में नॉर्मल बैलेंस, जो दाल चावल रोटी सब्जी, जो इंडियन बैलेंस डाइट है, दैट इज द बेस्ट डाइट। अपने को वही डाइट को फॉलो करना चाहिए। बहुत ज्यादा ऑयली, स्पाइसी, बाहर का जंक, ये सब अभी थोड़ा सा हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इन सब चीजों से भी रिफ्लक्स होता है, गैस्ट्राइटिस होता है, और हमारे जो कॉफ एक्सपेक्टोरेशन बढ़ जाते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए जिससे ये दिक्कत हो। स्मोकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलना चाहूंगा, सेकेंड हैंड स्मोक इंडिया में बहुत कॉमन है। फैमिली में कोई बड़ा अडल्ट स्मोक करता है, जो बच्चा उसको लेता है, तो जो ये बड़ा इश्यू है कि ये जो सेकेंड हैंड स्मोक है, ये बहुत खतरनाक है, इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। बच्चों के सामने स्मोक कम करना चाहिए। एयर प्यूरिफायर्स का रोल है घर के अंदर, थोड़ा सा, बहुत तो रोल नहीं है, मगर हाँ बच्चों में और जो एट रिस्क पॉपुलेशन है उनमें अच्छा काम करता है। सिमिलरली जो एल्डरली पीपल हैं, जो सीओपीडी, एस्थमा के पेशेंट हैं, जो हार्ट की या किडनी ट्रांसप्लांट या कोई भी ट्रांसप्लांट, बोन मैरो या कोई कैंसर के पेशेंट्स हैं, ये लोग एट रिस्क पॉपुलेशन होती है। इनमें इनको अपनी दवाएं नहीं बंद करनी चाहिए। प्रॉपर दवाएं इस समय तो बहुत जरूरी है। अगर आप अपने इनहेलर्स ले रहे हैं तो उसको बंद मत करें। इनहेलर्स आप बंद करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अपना जो स्टैंडर्ड रेजिमेन है ट्रीटमेंट का, उसको फॉलो करें। अपने डॉक्टर को एक बार दिखाएं, इससे भी बहुत बहुत आसानी मिल जाएगी। देखिए वायरल में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोई क्योर तो है नहीं, कोई एंटीवायरल तो हम देते नहीं, जितना हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जितना हम उसको अपने पास आने से रोक सकते हैं, उतना ही इसके अंदर फायदा मिलता है। तो इस तरीके का अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें बड़ा आराम मिलेगा। जी, तो आपको बता दें कि दरअसल चीन में अक्टूबर से ही ये बीमारी फैलने लगी थी, लेकिन अब हर दिन
ये कहा जा रहा है कि WHO को अब तक रिपोर्ट किए गए H9N2 वायरस के इंसान से इंसान में फैलने और कम मृत्यु दर की संभावना है। तो ये भी इसमें साथ साथ बताया जा रहा है। और चीन समेत दुनिया के कई देश अब भी कोविड से पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं, और अगर उबर गए हैं तो फिर पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हैं। ऐसे में अब लोगों को वो समय याद आने लगा है जब कोरोना का शुरुआती दौर था। वैसे तो इस महामारी को निमोनिया से मिलता जुलता बताया जा रहा है अभी, लेकिन कई लक्षण निमोनिया से अलग हैं। इसकी चपेट में आने वाले बच्चों के फेफड़ों में सूजन देखी जा रही है, उन्हें तेज बुखार के साथ साथ खांसी है, फ्लू है, सांस लेने में परेशानी है, और बीमारी का प्रकोप इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर सरकार ने स्कूल बंद करने की तैयारियां कर ली हैं। इस बीमारी को लेकर एक ओपन एक्सेस निगरानी प्रोमेड अलर्ट ने जो है दुनिया भर में चेतावनी जारी की है। डॉक्टर आशीष, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल भी कि एक एडवाइजरी जारी की जा रही है, फिर कोविड रहा, कोविड के बाद अभी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस, लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं क्योंकि लंग्स को बड़ा डैमेज किया। ऐसे में अगर एक बार फिर से इस तरह की बीमारी आई जो आपके लंग्स को टारगेट करे, तो फिर तो सांस लेना बंद कर देगी बीमारी इंसान का। डेफिनेटली अगर फिर से कभी आता है तो दिक्कत तो बढ़ेगी। पर राजीव सर, अब तब और अब में बहुत फर्क है। अब हमारा सिस्टम रोबस्ट है। वो तो उस समय अचानक से इतने केसेस बढ़ने के कारण सारे के सारे सिस्टम ओवरफ्लो हो गए थे। इंडिया तो कम से कम, अब यूरोप की क्या बुरी हालत हो गई थी, यूएस की क्या बुरी हालत हो गई थी, जो कि वर्ल्ड की सबसे बढ़िया मेडिकल सिस्टम कहलाते हैं। तो उस समय तो हर जगह प्रॉब्लम हुई। जहां तक बात है पोस्ट कोविड सीक्वली हो रही है, लोगों में थ्रोम्बोटिक एक्टिविटी बढ़ रही है, लोगों में हार्ट अटैक का एक एक कंपोनेंट इसके कारण भी हमने देखा हुआ है। तो ये है, तो उसका अपने लोग को ध्यान देना है। पर इस बार ऐसा कोई बहुत ज्यादा वरीइंग पॉइंट मुझे नहीं लगता। देखिए, अभी तक डब्ल्यूएचओ ने कोई ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है चाइना में। अगर ये इतना ही बड़ा हो रहा होता तो हो सकता है ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन लग जाए। जो ये वायरस है H9N2 बहुत ही वीक वायरस है, ठीक है। इनफैक्ट इसकी आरओ वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी स्प्रेड करता है, मगर इसका कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं, ना कोई डेथ्स अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है चाइना में भी, और अब तो 2 महीने होने को आ गए हैं। तो इस तरीके से, और जो लंग में भी पल्मोनरी नोड्यूल जो मिल रहे हैं, जो सूजन जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ये नोड्यूल भी सेल्फ लिमिटिंग है, ये भी खत्म हो जाएंगे। ये फाइब्रोटिक नहीं ना। जैसे कोविड में क्या हुआ था, हमारे लंग में फाइब्रोसिस हो गई थी, लोग 2-2 साल तक परेशान थे, अभी भी परेशान है। इसमें फाइब्रोसिस ही ना पल्मोनरी नोड्यूल है, ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, इसलिए इसमें घबराने की भी बात अभी तक तो इनिशियली डाटा में तो नहीं लग रही है। तो वरीइंग नहीं है, बस अपने को अपने जितने जो हमारे मेजर्स हैं, जो हम लोग जिसको गुड हाइजीन बोलते हैं, उसको फॉलो करना है। पैनिक होने की जरूरत नहीं ना, बस डिजीज को ऊपर से देखना है, जैसा जो डब्ल्यूएचओ या इंडिया गवर्नमेंट भी देख रही है। जी, डॉक्टर आशीष, आप हमारे साथ जुड़े और अपना कीमती समय आपने हमें दिया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। प्रणाम सर।